दोस्तों, काफी दिन हो गए आप लोगों से जो है चर्चा किए हुए। तो काफी मैंने आप लोगों को मिस किया और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी जरूर जो है मुझे याद किया और मिस किया, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना सका कुछ कारण से। तो यहाँ पर जो है अब से मुझे उम्मीद है कि रेगुलर वीडियो आएंगी। तो दोस्तों, चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और बाकी जो आपके प्रश्न आते हैं विभिन्न शेयरों के ऊपर, उनकी भी जो है चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज जो है कहीं ना कहीं जो है काफी दिनों बाद जो हमारी जो ये चर्चा हो रही है, तो इसका जो आरंभ है एक अपर सर्किट के साथ हुआ है। तो दोस्तों, ये एक संयोग है, एक कोइंसिडेंस है, इसकी क्रेडिट मैं नहीं लेता हूं। यहाँ पर जो है ये इत्तेफाक है, अच्छी बात है। तो आज इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो प्राइस है वो 34.1 का है। अभी तो आपको पता है NSE BSE दोनों पर जो है वही प्राइस है। वैसे मैं NSE की अक्सर बात करता हूं क्योंकि मैं वही ट्रैक करता हूं, ट्रेड करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं ज्यादातर जो है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आज जो एक्शन हुआ, पिछले हफ्ते जो मंदी चल रही थी, जो नेगेटिविटी थी, आज जो है एक पॉजिटिविटी आई है। ये खुला तो जो था मेरे ख्याल से 1-8% ही ऊपर और शुरुआती 1-8 मिनट में ही ये धीरे धीरे 2%, 3-4 और आखिर में अपर सर्किट पर बंद हो गया। तो आज जो है एक ब्लॉक डील भी हुई थी इसी प्राइस के आसपास 2.1 करोड़ की। और यहां पर जो है आप लोग हमेशा बोलते सर वॉल्यूम क्या है। ओके, वॉल्यूम जो आज इस वक्त हुआ है वो तकरीबन जो है आपका 4.5 मिलियन के आसपास, यानी जो है आप कहेंगे कि वॉल्यूम जो है वो 45-46 लाख के आसपास वॉल्यूम आज हुआ है। तो यहां पर जो है अपर सर्किट का काफी लोग जो कारण बोल रहे हैं, एक चीज जो एक खबर आई है कि निफ्टी 500 में जो है आलोक इंडस्ट्रीज को शामिल कर लिया गया है। शामिल करने की बात चल रही है, वो शामिल हो जाए 1-8 महीने में। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी 500 क्या है वो समझने से पहले आपको जो है एक बार जो है निफ्टी 50 समझना होगा। देखिए, निफ्टी 50 जो है वो टॉप की जो 50 कंपनीज है इंडिया की, मार्केट कैप के हिसाब से उनको कहा जाता है। इनका सिलेक्शन जो है वो सिर्फ मार्केट कैप के बेसिस पे नहीं होता है, उसके पीछे काफी प्रक्रिया है। देखा जाता है पिछले 3 से 6 महीने में कैसे वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक में, एवरेज कितने वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, और भी बाकी चीजों को देखा जाता है। और फिर कुछ स्टॉक्स को वहां पर डाला जाता है और जो स्टॉक्स खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। ऐसे काफी स्टॉक्स को निकाला भी गया है। मेरे ख्याल से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को अभी जी को निकाला गया या निकालने की बात चल रही है। फिर आपका यस बैंक को निकाला गया है, पहले वो था वहां पर, लुपिन था पहले जो है निफ्टी में, वहां से निकाला गया है। तो ये फेर बदल जो है होते रहता है। यहाँ पर जो है निफ्टी 50, उसी के बाद वैसे ही निफ्टी 100 होता है। इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स और फिर 50 और स्टॉक्स, वो निफ्टी 100। और जो निफ्टी 500 होता है, जहां आलोक इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है, वहां देखिए क्या होता है कि टॉप 500 जो कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, वो जो है यहां पर शामिल हो जाती है। तो देखिए, आप अगर सीधी और सरल भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे कहें कि ये टॉप 500 कंपनीज का एक जो समूह है, वो जो नाम हम देते हैं निफ्टी 500 जो है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में जो है तकरीबन जो है 6000 के आसपास स्टॉक्स जो है लिस्टेड हैं। उनमें से जो है अब ये जो है टॉप 500 में ये जो है शामिल हो गई है। तो यहां पर हमें जो है देखना होगा कि यहां पर ये जो है अपर सर्किट का दौर जारी रहता है, और जारी रहता है तो कहां तक ये आगे जाता है, इस चीज का हमें ध्यान देना होगा। यहां पर आपको ये चीज पता है कि रेजिस्टेंस बड़ा क्या था, आपको पता है उस लेवल से जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आई, वहां पर जो है सेलर्स आ गए थे। आपको पता है जो 40-45 का एरिया है, वो एरिया देखिए रेजिस्टेंस क्यों है, ये देखिए मैं आपको यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए ये लेवल यहां पर मैं क्यों कहता हूं आपको रेजिस्टेंस है। आप इस जोन को देखिए 40-45 का, दिक्कत यहां क्यों होती। अब बस यहां पर एक बार वॉल्यूम को गौर कीजिए, कितने वॉल्यूम है। अब देखिए नीचे जो कैंडल है वॉल्यूम की, ये सारी कैंडल से बड़ी यहां पर जो है वॉल्यूम दिख रही है।
तकरीबन जो है 12 करोड़ की वॉल्यूम है। इसीलिए जब भी ये स्टॉक इस एरिया में जाता है तो दिक्कतें होती है। इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर में कहा था ये एरिया निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एरिया जब निकल जाएगा तो वहां से फिर ये जो है, मैंने पहले भी कहा है कि सभी को जो है प्रॉफिट हो जाएगा। जो 50, 55, 60 पर हमारे जो मित्र हैं ऊपर में, वो सभी को प्रॉफिट होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। पर ये एरिया थोड़ा सा जो है मुश्किल का एरिया है, जो 40, 45 है। क्यों है आपको आज प्रैक्टिकली भी पता चल गया, क्योंकि यहाँ तगड़े वॉल्यूम हुए और ये जो है नेगेटिव में क्लोज हुआ, उस दिन लाल में बंद हुआ। तो हम कहें कि इस लेवल पर जो बेचने वाला है, सेलर जो है, वो कोई बड़ा आदमी है, या तो वो ऑपरेटर है या तो वो कोई बिग प्लेयर है, कुछ तो बात है। कोई बड़ा आदमी जो है यहाँ पर जो है वो गजब की सेलिंग करता है। और इसी को देखते हुए हमने पहले भी कहा था कि यहां पर जब ये पहली बार रेजिस्टेंस से टकराएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्शन भी आया, और एक हेल्दी करेक्शन के बाद ये देखिए 33, 32 के आसपास यहां पर फिर से ये ऊपर की तरफ ये जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों अब जो है आपका फेवरेट सेगमेंट, यहाँ आप काफी सवाल पूछते हैं। वहां पर जो है पहला सवाल आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में पूछा है, HDFC लिमिटेड। मैं बता दूं ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, गजब का स्टॉक है। यहां पर जो है ये NBFC स्पेस में टॉप 2-3 जो कंपनीज हैं उनमें आती है। अच्छी मैनेजमेंट है, ये जो इनका बिजनेस मॉडल है बहुत तगड़ा है। यहाँ पर जो है इनकी सब्सिडरीज है काफी कुछ, चाहे वो HDFC लाइफ हो जाए, HDFC बैंक में इनका स्टेक है, और जो है इनका जो है HDFC एर्गो, और काफी ज्यादा चीजों में ये है शामिल। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जब भी गिरावट होती है इन्वेस्टर्स इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना नहीं भूलते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है और ये ऐसे लोगों के लिए है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते और मार्केट से एक 20% पर ईयर मुनाफा चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए अच्छा स्टॉक है। और ये दूसरा स्टॉक है, ये जो है SBI कार्ड। देखिए SBI कार्ड जब लिस्ट हुआ था, आप लोगों को याद होगा, काफी उम्मीदें थी SBI कार्ड से कि काफी ऊपर जो है यहाँ पर लिस्टिंग होगी, काफी मुनाफा होगा जिन्होंने IPO में पैसा लगाया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है उस वक्त हालात क्या थे, मार्केट क्रैश कर रहा था। उस वक्त जो है गजब की सेलिंग हो रही थी मार्केट में, ओवरऑल मार्केट गिर रहा था, इस कारण खराब लिस्टिंग हुई थी और काफी लोग निकल गए थे। लेकिन जो स्मार्ट मनी है उसने 500, 550 के जोन के आसपास एक बाइंग की, और वहां से जो है आप आज देख रहे हैं 800, 850 का प्राइस आ चुका है। एक अच्छा प्रॉफिट स्मार्ट मनी को हो चुका है। ये स्टॉक भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट जिस बिजनेस में है यहाँ पर जो है वहां ग्रोथ काफी है। यहाँ पर बस एक चीज आपको ध्यान देनी है कि थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए तभी इस पर थोड़ा ज्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, काफी नीचे से भाग गया है। ऐसे स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है और टेक्निकली भी जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी अभी नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर जो अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, रिलायंस के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। मैंने जो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की थी आपको बताया भी था 2170 के आसपास कुछ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कहा जाए तो ये इस वक्त निफ्टी का नंबर 1 स्टॉक में से एक है। ये जो है पोर्टफोलियो का स्टॉक है, भले ये नीचे से भाग गया है, लेकिन मजे की बात है ये जब गिरता है तो ट्रेडर्स भी आ जाते हैं लेने के लिए, इन्वेस्टर्स तो लेके बैठे हुए हैं। तो बस आप एक चीज ध्यान दीजिए कि नीचे से भागा हुआ है तो थोड़ा सा लेने में थोड़ा सा संकोच जरूर होता है, पर अगर आपको गिरावट में मौका मिल जाए तो मौका छोड़ना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर नहीं है पोर्टफोलियो में तो धीरे धीरे ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले 3 साल 5 साल के लिए काफी अच्छा जो है यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। तो थोड़ा नीचे के भाव में लीजिए अगर मिल जाए तो, नहीं तो काफी स्टॉक्स है मार्केट में, आप वहां ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, चाहे रिलायंस हो चाहे SBI कार्ड हो। और देखिए एशियन पेंट्स के बारे में यहाँ पर मैंने पहले भी चर्चा की थी कि बहुत अच्छा स्टॉक है। ये भी गिरा हुआ था 1550 के आसपास और वहां से देखिए 30% के आसपास प्रॉफिट दे चुका है, ये ऊपर भाग चुका है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, स्टॉक बहुत अच्छा है फंडामेंटली, टेक्निकली भी। हाँ, पी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है जिससे फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, तो उस हिसाब से महंगा जरूर है, लेकिन मजे की बात ये महंगा रहता है क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ ग्रोथ की कमी नहीं है, पेंट सेक्टर में है ये। दूसरी बात ये लीडर है। तीसरी बात है कि देखिए इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही तगड़ा है।
अब यहाँ पर जो है इनको किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तो जो बिजनेसेस जहां पर कर्ज नहीं होता है, जो डेब्ट फ्री होते हैं, मार्केट हमेशा उसे महंगा रखता है, मार्केट हमेशा उसे हाईली रेट करता है। इस कारण से काफी महंगा है। लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान देना, ये महंगा रहता है, इसमें कोई शक नहीं, फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब टेक्निकली भी जो है थोड़ा ओवरबॉट है, मतलब काफी ज्यादा जो है ये नीचे के लेवल से भाग चुका है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि ये जो इतना ज्यादा भाग गया है, तो जब तक ये थोड़ी गिरावट ना दिखा दे 10-15% की, तब तक लेने में थोड़ा रिस्क रहता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा जिसने भी जिस भी प्राइस पे लिया है, तकरीबन लोगों को ये प्रॉफिट जरूर कराता है। और पोर्टफोलियो का स्टॉक है वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कम जोखिम लेते हैं और कम मुनाफे में भी संतुष्ट रहते हैं। तो अच्छा स्टॉक है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो अगला स्टॉक जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस जो है, यहाँ पर इसकी क्या ग्रोथ पोटेंशियल है तो आप भी समझ रहे हैं। भारत में काफी संभावनाएं हैं, प्लस जो इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस प्रकार जो है ट्विस्ट किया है, इससे इनके मार्जिन जो है वो बढ़ रहे हैं। और देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को जब भी हम वैल्यू करते हैं तो एम्बेडेड वैल्यू देख के वैल्यू करते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो है तीनों में सबसे सस्ता है, चाहे एसबीआई लाइफ हो चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, तीनों में सबसे सस्ता है आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पर जो जैसे आप बैंकों को बुक वैल्यू के टर्म में वैल्यू करते हैं, इधर आप एम्बेडेड वैल्यू देख के वैल्यू करते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, टेक्निकली फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। गिरावट में इन्वेस्टर्स इसे भी ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो का ये भी एक स्टॉक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो अगला स्टॉक है यस बैंक, यस बैंक के बारे में आप पहले भी काफी बोलते थे हर बार कि सर इसके लिए अलग से वीडियो बनाइए, तो मैंने इसे परमानेंटली अपने चर्चा में इंक्लूड कर दिया है। यस बैंक का आपको याद होगा 12-13 के लेवल पर जो है 12 के आसपास 11.5 के आसपास हमने कहा था कि बहुत गजब की वैल्यू है। यहाँ से इसका टारगेट जो है वो 16 से 18 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है यस बैंक का वहां पर, और आपने देखा कि यस बैंक वहां तक गया और फिर जो है गिरावट आ गई, एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब जो है अगर एक आध और लोड सर्किट लग जाए तो फिर से ये धीरे धीरे वैल्यू जोन के आसपास आ जाएगा। वहां पर जो है इसका एक रेंज बन चुका है जो मैं देख रहा हूँ, 12 से लेकर के 18 का एक रेंज आप एवरेज ले लीजिए। 11-12 के आसपास जो है थोड़ा बाइंग जोन है, 11-12-13, और 16-18 एक सेलिंग जोन है, एक रेंज का स्टॉक है। जब तक रेंज को ऊपर या नीचे ना तोड़े बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाएगा। ये तो आपको पता ही है, मैंने पोर्टफोलियो में आपको बताया था, ये है मेरे पोर्टफोलियो में, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं। तो आपको पता है डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई। तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही कोई भी फैसले लें, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद।